कक्षा 11वीं विषय अर्थशास्त्र। कक्षा 11वीं का विषय अर्थशास्त्र। अरे कक्षा 11वीं का विषय अर्थशास्त्र। कक्षा 11वीं का विषय अर्थशास्त्र। इकोनॉमिक्स का रिवीजन टेस्ट। कक्षा 11वीं विषय अर्थशास्त्र का रिवीजन टेस्ट तुम लोगों के लिए पूरे उत्तर लेकर के आया हूँ, है ना। पूरे के पूरे आंसर से लेकर के आया हूँ मैं आप लोगों के लिए। देखो पहला क्वेश्चन का पहला उत्तर आएगा बहुत पिछड़ी स्थिति। दूसरे का उत्तर आएगा ए सौर ऊर्जा। तीसरे का उत्तर आएगा सी एएस बाउले। क्या आएगा? एएस बाउले। चौथे का उत्तर आएगा ए प्राथमिक क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में? प्राथमिक क्षेत्र में। प्राथमिक क्षेत्र में इसका आंसर, चौथे का आंसर आएगा ए प्राथमिक क्षेत्र में। प्राथमिक क्षेत्र में इसका आंसर आएगा। क्लियर? अब देखो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपको कुछ थोड़ी देर बताऊंगा मैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 अभी छोड़ा भी, इसको देखो ना। प्रश्न क्रमांक 5 सही जोड़ी। प्रश्न क्रमांक 5 क्या है? तुम्हारी सही जोड़ी। ये सही जोड़ी यहाँ पर आप देख लो। प्रश्न क्रमांक 5 सही जोड़ी देख लो यहाँ पर आप। 5 का पहला, मध्य प्रदेश में साक्षरता कितनी है? 69.3% है। दूसरा, घाटे की बिल व्यवस्था। घाटे की बिल व्यवस्था इसका क्या आएगा? मुद्रास्फीति के कारण होती है। तीसरा, भारत में नीति आयोग का गठन। भारत में नीति आयोग का गठन कब हुआ? 1 जनवरी 2015 को हुआ। भारत में नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ। चौथा, अदृश्य बेरोजगारी को छिपी बेरोजगारी कहते हैं। अदृश्य बेरोजगारी को छिपी बेरोजगारी कहते हैं। पूरा 100 में 100 नंबर दिलवाऊंगा बच्चों। अर्थशास्त्र में 100 में से 100 नंबर दिलवाऊंगा, चिंता बिल्कुल मत करना। इसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 6 आपका। क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर, प्राथमिक क्षेत्र किसको बोलते हैं? प्राथमिक क्षेत्र जो किसान जमीन से, जो प्रकृति से जो चीज़ डायरेक्ट बनाई जाती है उसको हम प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, पशुपालन, मछली पालन, वन बागान आदि शामिल किए जाते हैं। इन्हें प्राथमिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मानव के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए इनको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 7, प्रश्न 7, आर्थिक नियोजन की प्रमुख 2 विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला, केंद्रीय नियोजन सत्ता। पहला क्या? केंद्रीय नियोजन सत्ता। आर्थिक नियोजन की सफलता के लिए केंद्रीय नियोजन सत्ता का होना अत्यंत आवश्यक है। ये सत्ता नियोजक का कार्य करती है तथा राष्ट्र में उपलब्ध साधनों का सर्वेक्षण करके विकास कार्यक्रमों का निर्माण करती है ना। हमारे इस YouTube चैनल पर आपको कक्षा 11वीं आर्ट्स की राजनीति, पॉलिटी, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, भूगोल पूरे के पूरे विषय पढ़ाए जाते हैं। कक्षा 11वीं के पूरे पेपर की नकल भी बताई जाती है, सब कुछ बताया जाता है। आप कक्षा 11वीं आर्ट्स में आप 100 में 100 नंबर लेकर के आ सको, इसलिए पूरी फुल तैयारी कराई जाती है। अगर आप 11वीं आर्ट्स में हो और यदि आप हमसे पढ़ना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। पूरे के पूरे वीडियो अपलोड किए जाएंगे। आपकी जो कोई भी समस्या हो कमेंट करो, उस पर वीडियो आपके लिए तुरंत आया जाएगा। पूरा का पूरा देने के लिए मैं यहाँ पर आपके लिए बैठा हूँ, मेरी पूरी टीम बैठी है ना। आपको कक्षा 11वीं का पूरा A to Z पूरा फुल मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाएगा। देखो इसके बाद इसी के आगे का है ना, ये कौन सा क्वेश्चन नंबर 7 चल रहा है, इसी के आगे का यहाँ पर क्या आएगा आपका? दूसरा, निश्चित अवधि आएगी। क्या आएगी? निश्चित अवधि। आर्थिक नियोजन की किसकी? आर्थिक नियोजन की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह भी है कि इसमें जो भी उद्देश्य या लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं वे एक निश्चित अवधि के भीतर ही पूरी कर लेने होते हैं। ऐसा करने पर आर्थिक विकास काफ़ी तीव्र गति से होता है। इसका क्वेश्चन नंबर 8 आपका। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? कृषि विपणन की समस्याएं निम्नलिखित है। पहला, कृषि बाजार पर अभी भी निजी क्षेत्र का प्रभुत्व है। कुल उत्पादन का केवल 10% सहकारी समितियों को मिलता है, शेष निजी क्षेत्र को हो जाता है। दूसरा, उचित भंडारण सुविधा ग्रामीण क्षेत्रों में आज तक भी उपलब्ध नहीं है। ग्रामीण उत्पादन का 10% उत्पादन हर वर्ष भंडारण सुविधाओं के कारण बर्बाद हो जाता है। भारतीय किसानों में बाजार की जानकारी एवं सूचना की कमी
है। बाजार की मौजूदा कीमतों की जानकारी के अभाव में वे अपना उत्पादन कम कीमतों में बेचने को क्या है मजबूर होते हैं। देखो प्रश्न 9 बेरोजगारी। बेरोजगारी से आशय जब कोई व्यक्ति कार्य करने की योग्यता एवं इच्छा रखता है परंतु उसे कार्य नहीं मिल पाता है तो इसे बेरोजगारी कहते हैं। अतः बेरोजगारी से आशय ऐसी स्थिति से है जिनमें एक राष्ट्र उन सभी लोगों को कार्य उपलब्ध नहीं करा पाता जो कार्य करने के इच्छुक एवं योग्य हो। अरे भाई बेरोजगारी का मतलब क्या है? कोई इंसान भैया कोई इंसान ने पढ़ाई लिखाई कर लिया है, अब घर पर वो बेरोजगार बैठा है, उसके पास काम धंधा नहीं है, उसी को बेरोजगारी बोलते हैं। घर पे होकर के नल्ले बैठ जाना उसको अपन क्या बोलते हैं बेरोजगार कहते हैं, है ना। काम धंधा नहीं है। अब कोई इंसान इंजीनियरिंग करा है, अब इंजीनियर इंसान को उसके लेवल का काम नहीं मिलेगा तो वो क्या कहलाएगा? एक प्रकार से बेरोजगारी कहलाता है। तो प्रश्न 10 प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान क्या होता है? इस रीति में अनुसंधानकर्ता स्वयं अनुसंधान के क्षेत्र में जाता है तथा वहां पर संबंधित व्यक्तियों के प्रत्यक्ष व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करके आवश्यक सूचनाओं एवं आवश्यक सूचनाओं आवश्यक सूचनाओं एवं समकों का संकलन करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 11। क्वेश्चन 11 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन 11 ये बोल रहा है प्राथमिक एवं द्वितीयक समंक में अंतर लिखिए। तो है ना प्राथमिक एवं द्वितीयक समंक। प्राथमिक समंक इसका पहला पॉइंट, प्राथमिक समंक मौलिक होते हैं। सांख्यिकी अनुसंधान में इनका स्थान कच्चे माल के समान में होता है। द्वितीयक समंक में क्या आएगा? द्वितीयक समंक सांख्यिकी यंत्रों से एक बार गुजर चुके होते हैं। इनका स्थान निर्मित माल के समान होता है। अब इसका दूसरा पॉइंट क्या है? प्राथमिक समंक अनुसंधानकर्ता द्वारा किसी भी रीति से स्वयं संकलित किए जाते हैं। इसका अगला पॉइंट क्या है तुम्हारा? द्वितीयक समंक अन्य अनुसंधानकर्ता द्वारा पहले से ही संकलित होते हैं। अब इसका तीसरा क्या है? प्राथमिक समंक स्वयं अपने उद्देश्य के लिए एकत्रित कराए जाते हैं और द्वितीयक समंक कोई अन्य पक्ष अपने उद्देश्य के लिए एकत्रित करता है। अगला क्वेश्चन 12 का उत्तर। क्वेश्चन 12 का उत्तर क्या है तुम्हारा? औपनिवेशिक शासन काल में कृषि की गतिहीनता के प्रमुख कारण लिखिए। तो औपनिवेशिक शासन काल में कृषि की गतिहीनता के प्रमुख कारण निम्नलिखित है। पहला तुम्हारा भू व्यवस्था प्रणाली। पहला क्या है? भू व्यवस्था प्रणाली। औपनिवेशिक शासन काल में अनेक भू व्यवस्था प्रणालियों जैसे जमींदारी प्रथा जिसमें कृषि कार्यों से होने वाले समस्त लाभों को जमींदार ही हड़प कर जाते थे। किसानों के पास कुछ नहीं बच पाता था। ना ही औपनिवेशिक सरकार और ना ही जमींदारों ने कृषि क्षेत्र की दशा को सुधारने के लिए कुछ किया। इसी कारण कृषि वर्ग को नितांत दुर्दशा और सामाजिक तनावों को झेलने को बाध्य होना पड़ा। क्वेश्चन 13 का उत्तर। हरित क्रांति के बाद भी 1990 तक हमारी 65% जनसंख्या कृषि क्षेत्र में ही लगी रही। इसके कारण निम्नलिखित है। पहला, हरित क्रांति पूरे देश में नहीं हुई। यह मुख्यतः पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश में सफल रही। अन्य राज्यों में कृषि पर निर्भर आबादी में गिरावट नहीं थी। है ना। दूसरा पॉइंट, हरित क्रांति केवल कुछ फसलों तक ही सीमित थी जिसमें मुख्यतः गेहूँ और चावल है। कुछ अर्थशास्त्री इसे गेहूं क्रांति भी कहते हैं। अगला पॉइंट तीसरा इसका, अन्य क्षेत्रों में वैकल्पिक नौकरियों का सृजन नहीं हुआ। इसने कृषि में प्रच्छन्न बेरोजगारी को जन्म दिया। अब प्रश्न 14 का उत्तर। मैं गांवों में निर्धनता निवारण के लिए निम्नलिखित सुझाव दे सकता हूँ। पहला, मानव पूंजी निर्माण विशेष रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य पर सही रीति व्यय करना। दूसरा, विभिन्न सरकारी योजनाओं के विषय में जागरूकता उत्पन्न करना। तीसरा, स्वरोजगार शुरू करने के लिए आसान ऋण उपलब्ध कराना। चौथा, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करना। 15 का उत्तर। वर्तमान पर्यावरण संकट। भारत के पर्यावरण की दो तरफ से खतरा है। एक तो निर्धनता के कारण पर्यावरण का अपक्षय और दूसरा
खतरा अनुसाधन संपन्नता और तेजी से बढ़ते हुए औद्योगिक क्षेत्र के प्रदूषण से है। भारत की अत्यधिक गरीबी, पर्यावरण समस्याओं में वायु प्रदूषण, जल दूषित मृदा क्षरण, अन्य कटाव और वन्य जीवन की विलुप्ति है। अब इसका जल प्रदूषण है ना, जल प्रदूषण के बारे में देखेंगे। पानी प्रदूषण क्या होता है? स्वच्छ पानी में जब कोई भी इंसान कचरा कूड़ा ला करके डाल देता है, ये सब मैं समझा चुका हूँ, अभी मैं तुमको खाली पेपर बता रहा हूँ, है ना। समझना है इसको अच्छे से, तो मेरे चैनल पर क्लिक कर देना, तुमको पूरे वीडियो मिल जाएंगे, है ना। जल प्रदूषण, भारत में ताजे जल के सर्वाधिक स्रोत अत्यधिक प्रदूषित होते जा रहे हैं। इनकी सफाई में सरकार को भारी व्यय करना पड़ रहा है। 120 करोड़ की जनसंख्या के लिए स्वच्छ जल का प्रबंधन सरकार के लिए एक बड़ी समस्या है। जल जीवों की विविधता की विलुप्ति होती दिखाई दे रही है। क्या तुम्हारा भूमि अपक्षय? भूमि अपक्षय, भारत में भूमि का अपक्षय विभिन्न मात्रा में और रूपों में हुआ है, जो कि मुख्य रूपों में अस्थिर प्रयोग और अनुपयुक्त प्रबंधन तथा कार्य प्रणाली। इसके आगे का वीडियो तुमको कुछ ही देरों में मिल जाएगा, है ना। कक्षा 11वीं की पूरी तैयारी हम करवाते हैं पढ़ने के लिए, है ना। हमसे जुड़ने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करना कि क्या ज़रूरत है और क्या क्या तुमको दिक्कत है, पूरा सॉल्यूशन तुमको मिलेगा।